टू द क्लासेस ऑफ शिक्षा अंगन। तो फिर से हम लोग BGDG 172 ये एक नया यूनिट हम लोग शुरू करेंगे। तो पिछले कुछ क्लासेस में मैं पहला जो चैप्टर प्रीवियस जो चैप्टर था यूनिट 6 उसका क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्कस किया था। एक तो डिटेल नोट्स टेलीग्राम, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है शिक्षांगन, उसमें दे दिया गया है। जो लोग मिस कर गए हो जल्द से जल्द मेरा टेलीग्राम चैनल शिक्षांगन में ज्वाइन कर जाओ और वहां पे पिछले चैप्टर का नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा। और कुछ शॉर्ट्स भी अपलोड किए थे क्वेश्चन आंसर का आंसर लिखने का तौर तरीका क्या होना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा। 2 पार्ट में मैंने अपलोड किया था, बाकी पार्ट जल्द से जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो फिलहाल वो होता रहेगा अपलोड, टेलीग्राम में अपलोड करेंगे। फिलहाल हम लोग एक नया यूनिट की तरफ हम लोग आज बढ़ेंगे। यूनिट का यूनिट 7। तो शुरू करते हैं आज का नया यूनिट 7 कार्य को जेंडरीकृत करना। तो कार्य को जेंडरीकृत करना, जेंडर तो वैसे ही जैसे पिछले बहुत सारे चैप्टर में वैसे जेंडर बायस, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे बहुत सारे टर्म को लेके हम लोग डिस्कस किए थे। और कार्य के तौर पे भी उनको भी जेंडर से डिवाइड कर दिया जाता है। कार्य क्षेत्र में इतने दिन तो घर के कामों में जेंडर बायस का एक तो नजारा तो मैंने बताया ही था, डिस्कस किया था पिछले क्लासेस में। और आज ये जो है कार्य क्षेत्र में जेंडरीकृत कैसा होता है, मतलब कार्य के पारंपरिक व समकालीन विमर्श, श्रम, बल, सहभागिता में जेंडर अंतराल तथा कार्यस्थल पर जो भेदभाव होता है उसका विश्लेषण आज इस यूनिट में किया जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले इस यूनिट में क्या क्या डिस्कस किया जाएगा। कार्य का परिभाषा, विमर्श, थर्ड है मानक, चौथा है विश्लेषण। ये इस यूनिट का प्रस्तावना एवं उद्देश्य यही है। पारंपरिक विमर्श, जैसे पारंपरिक विमर्श, परंपरा जैसे कुछ फैमिली में अजीब तो होता ही है, ऐसा कुछ रीति रिवाज नजर में आता है जिनका कोई बेस नहीं होता है। आज के जमाने में जो बेसलेस है, और कुछ होता है कि रीति रिवाज के तौर पे माना जाता है। कुछ चीजें ऐसे रहते हैं जहाँ पे कोई बेस नहीं होता है। वैसे ही पहला पॉइंट हम लोग जो डिस्कस करेंगे, पारंपरिक विमर्श क्या है। जैविक विभाजन से संपत्ति तक, जैविक विभाजन, जीविका में विभाजन से लेकर संपत्ति तक, इसमें जो विभाजन जो भेदभाव होता है वो क्या है, क्या देखते कि प्रारंभिक समाज क्या होता है, समाजवादी था। उत्पादन के बढ़ते महत्व हो धन संपत्ति को संचय ने संबंध बदल दिया। उत्पादन का मूल्य घरेलू श्रम से अधिक आंका गया। तो प्रारंभिक समाज क्या था, समाजवादी था। तो वहां पे क्या, समाजवादी होने की वजह से क्या होता था कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ उनका महत्व, उनका जो परसेंटेज होता है ना, शेयर, जैसे पहले जमाने में जैसे होता था कि जब होता था, फसल अच्छा खासा होने के वजह से उनका जो एक लमसम जो प्रॉफिट होता था, तब तो जमींदारों का जब राज था,
जमींदार लोग जब राज किया करते थे पहले जमाने में, तो एक वो फसल का एक तो ह्यूज प्रॉफिट का एक तो लार्ज मेजर पोर्शन जमींदारों के घर में जमा कर देना पड़ता था, जो लोग किसान होते थे उन, और किसान को जो मेहनत करके जो फसल वो लाते थे, जो फसल उत्पादित होता था, मेहनत तो वो किसान को ही देना पड़ता था। जमींदार आके वो मेहनत नहीं करता था। जमींदार को क्या सिर्फ लेना देना था, जमींदार से जब प्रॉफिट का बात जब आता है, प्रॉफिट के मामले में, तब वो आ जाते हैं, प्रॉफिट सिर्फ लेके वो चले जाते हैं और किसान को एक कौड़ी भी नहीं देते थे। बहुत मामूली सी रकम, मामूली सा उनको शेयर प्रोवाइड किया जाता था, और वो शेयर ऐसा ही था कि इतना ही कम था तब के जमाने में कि उससे उनका घर चलाना, उनका गृहस्थी चलाना बहुत मुश्किल हो जाते हैं उनके लिए। तब क्या करना पड़ता था, तब एज यूजुअल जो होता है उधार लेना पड़ता था, और जब उधार जब टाइम में जब मिटा नहीं पाते थे, तब उनको उनसे जब वो कर्जा नहीं चुका पाते थे, तो उनका जो घर, जमी जायदाद, जो कुछ भी रहता है वो किसान का, सब उसे छीन लिया जाता था। ये तो तब का जमाने का बात मैं बोल रही हूँ, इंडिपेंडेंस के पहले का बात ये है। अब यहाँ पे अब इस नजर में वही जैविक विभाजन से संपत्ति तक, तो प्रारंभिक समाज में, प्रारंभिक समाज क्या था, समाजवादी था, और समाजवादी होने की वजह से क्या होता था कि उनका जो उत्पादन के बढ़ते हुए जो महत्व, वो धन संपत्ति के संचय ने संबंध को बदल दिया जाता था, और क्या उत्पादन का जो मूल्य जो होता था, उत्पादन का जो वैल्यू जो तब जो हुआ करते हैं, उसका जो वो वैल्यू घर के श्रम के अधिक उनको आंका गया, किया गया, और इसी की वजह से दो क्षेत्रों में विभाजन नजर में आता है। एक तो है आर्थिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र में एक तो विभाजन होता है, बाजार, क्रेता विक्रेता, ये है आर्थिक क्षेत्र का विभाजन। घरेलू क्षेत्र का विभाजन कैसा होता है, गैर भुगतान वाला श्रम, गैर भुगतान वाला श्रम जो आर्थिक दायरे से बाहर, जो आर्थिक दायरे से बाहर रहते हैं, गैर भुगतान वाला श्रम उनको बोला जाता है। ये होता है जैविक विभाजन से संपत्ति तक, ऐसा विभाजन होता है, और इसका विभाजन दो क्षेत्रों में नजर में आता है। और आर्थिक दायरे से बाहर, हाँ, गैर भुगतान वाला श्रम मतलब भूखा रह के बिना सोए हर दिन रात जो मेहनत करते रहते हैं, जो बाहर रहते हैं, अपने परिवार से परिवार के साथ कोई कनेक्शन नहीं रख पाते हैं, सिर्फ क्यों ना इनकम करना पड़ेगा, इसीलिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है समकालीन विमर्श, उत्पादक व पुनरुत्पादक कार्य। समकालीन विमर्श, उत्पादक या पुनरुत्पादक कार्य क्या क्या है। एक तो है यहाँ पे एक जन का एस्टर बेसरूप 1970 में यहाँ पे क्या बोले हैं कि वुमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, महिलाओं का भूमिका क्या होता है आर्थिक विकास में। उप सहारा अफ्रीका में महिलाएं कृषि उत्पादन का मुख्य भार उठाती है। तो एस्टर बेसरूप के मुताबिक उनका कहना ये है कि उप सहारा अफ्रीका में ज्यादातर महिला लोग कृषि उत्पादन का मेन रोल प्ले करती है।
मतलब कृषि कार्य का, किसान खेती बाड़ी का जो काम होता है वो ज्यादातर महिला द्वारा ही किया जाता है। कहाँ पे? अफ्रीका में। पुनरुत्पादक कार्य है कि भारत में गैर भुगतान देखभाल कार्य में महिला पुरुषों से 10 गुण अधिक काम करते हैं। तो हमारे इस इंडिया में गैर भुगतान देखभाल वाले जो सब कार्य होता है वो वहां पे महिला लोग एक पुरुष से 10 गुना अधिक काम करते हैं, 10 गुण ज्यादा काम करते हैं। एक पुरुष जो काम करते हैं उससे भी 10 गुण ज्यादा काम करना पड़ता है महिलाओं को। दोहरा बोझ एज यूजुअली तो बहुत कॉमन बात है, क्योंकि अब मानो जो महिला शादीशुदा है, उनका मानो छोटा छोटा बच्चा है, बच्चा को संभालना, फिर संभाल के फिर वो काम में जाते हैं, उनको घर का काम भी करना पड़ता है, बच्चा को भी देखभाल करना पड़ता है, बाहर का काम भी करना पड़ता है रोजी रोटी के लिए। तो एज यूजुअल ये तो दोहरा बोझ तो हो ही गा, डबल बर्डन ये, हाँ ये हो जाता है। बाहर काम करने वाले गरीब महिलाओं भी घर का काम नहीं सौंप सकती, यह दोहरा बोझ का कारण बनता है। तो मजबूरी के वजह से ये महिला लोग क्या करते, मजबूर होके फिर घर का काम बाहर का काम एक साथ उनको करना पड़ता है, बैलेंस करके चलना पड़ता है। और ऐसे रिलायबल कोई पर्सन को नहीं मिलते हैं उनको, कि ताकि उनको कोई जिम्मेदारी, घर के काम के कोई जिम्मेदारी ताकि वो सौंप सके उनको, ताकि उनमें कुछ जिम्मेदारी देके वो थोड़ा मतलब निश्चिंत होके वो थोड़ा बाहर में काम करने जा सके। ऐसा फैसिलिटी बहुत कम मिलते हैं महिलाओं को। तो इसीलिए जिन सब महिला को घर बाहर दोनों संभालना पड़ता है, उनके लिए ये दोहरा बोझ, डबल बर्डन हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। देखो यहाँ पे एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है, भुगतान व गैर भुगतान कार्य वैश्विक चित्र। अब देखो यहाँ पे एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है छोटा करके। देखो मुख्य निष्कर्ष क्या, इस डेटा से हम लोग को क्या पता चलता है, हम लोग क्या जान पा रहे हैं कि वैश्विक कामकाज का 52% महिलाएं करती है, पर दोनों क्षेत्रों में नुकसान। हाँ देखो, हर कामकाज में हाँ महिला पुरुष दोनों का समान अधिकार रहते हैं हर क्षेत्रों में, हर कामों में। पर यहाँ पे क्या दिखा रहे कि वैश्विक कामकाज का वैश्विक जो कामकाज है वहां पे 52% वो वैश्विक कामकाज महिला द्वारा ही किया जा रहा है। पर क्या नजर में आ रहा है कि दोनों क्षेत्रों में नुकसान नजर में आ रहा है। और 2015 में श्रम सहभागिता के तौर पे अगर हम देखें तो महिला का क्या परसेंटेज है, 50% और पुरुष 77%। ये 2015 का हिसाब है। एक बात और एक बार क्लियर कट में बोल देना चाहती हूँ, ये जो डेटा दिया हुआ है, हाँ ये एक तो प्रीवियस रिपोर्ट के अनुसार कुछ मिला जुला के ये तो दिया जाता है, पर हाँ समय के साथ साथ ये डेटा, ये परसेंटेज चेंज भी हो सकते हैं। इनका कोई मतलब ये नहीं है कि 2015 बोलो या तो 2016-17 में जो डेटा था, अभी 2026 चल रहा है, 2025-26 में आके वो सेम हिसाब रहेगा, सेम परसेंटेज रहेगा, उनका कोई मतलब नहीं है, चेंज हो सकता है। तो यहाँ पे देखो एक तो अप्रॉक्स एक तो दिया जाता है, पर परसेंटेज वाइज या पॉइंट फ्रैक्शन वेरी कर सकते हैं। तो 2015 में इनका संख्या क्या था, महिलाओं के लिए था 50%, पुरुषों के लिए था 77%। और गैर भुगतान कार्य जीडीपी में
अगर जीडीपी के हिसाब से, जीडीपी में अगर हम लोग गैर भुगतान कार्य का हिसाब देखें तो भारत में है कितना, 39%। अब देखो, पहले 39% था, मानो कि पहले 39% था, पर अभी आके 2026 में 39% ही रहेगा, इनका कोई मतलब नहीं है। ये चेंज भी हो सकता है, थोड़ा बहुत आगे पीछे 19-20 थोड़ा हो सकता है परसेंटेज में। साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में कितना है, 15%। ये तो गया जीडीपी में गैर भुगतान कार्य का क्या परसेंटेज है वो। अब देखो ग्लास सीलिंग, ग्लास सीलिंग का मतलब, अच्छा ग्लास सीलिंग का तो मतलब पिछले क्लासेस में डिस्कशन नहीं हुआ था, ठीक है, तो बता देंगे बारे बाद में। ग्लास सीलिंग, वरिष्ठ पदों पर महिला प्रतिनिधित्व न्यूनतम, ये एक बहुत ही फैक्टफुल बात है और ये अभी भी नजर में आ रहा है कि वरिष्ठ पदों पर महिला प्रतिनिधित्व न्यूनतम। जो सब पोस्ट कार्य क्षेत्र में, वर्किंग फील्ड में जो सब पोस्ट, ऐसा बहुत सारे पोस्ट रहते हैं जो बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोस्ट बोलो या पोस्ट के हिसाब से, सीनियरिटी लेवल के हिसाब से अगर देखा जाए, वो सब पोस्ट में महिला का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है। अब ये देखो, ये बात एक फैक्ट है, क्योंकि कुछ कुछ प्रोफेशन ऐसा है जहां पे महिलाओं का योगदान, महिलाओं का पार्टिसिपेशन लेवल अभी भी स्टिल नाउ बहुत ही कम है। लीगल फील्ड में तो एक तो है, क्योंकि अगर तुम लोग अच्छे से देखोगे न्यूज़पेपर में, लीगल फील्ड में, ये जो लॉ की फील्ड में जज लोग, जज होते हैं जो लोग, महिला जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलो या हाई कोर्ट बोलो, जहां भी बोलो, महिला जज रहता है, पर वो संख्या में बहुत कम संख्या में है। मैक्सिमम अगर मेजॉरिटी अगर देखोगे तो वहां पे सब मेल जज लोग रहते हैं। मेल्स मतलब पुरुषों का, मतलब हर फील्ड में, हर प्रोफेशन में पुरुषों का योगदान ज्यादा नजर में आते हैं, पर फिर भी बहुत सारे ऐसे हर्डल्स क्रॉस करके फिर भी महिला लोग अपना नाम रोशन करते हैं। वो अपने प्रोफेशन में वो सम्मान से काम करते हैं, पर फिर भी जो एक्सपेक्टेड लेवल जो होना चाहिए आज के जमाने में, वो एक्सपेक्टेड लेवल से कम है। अगर महिलाओं को अगर एंकरेज किया जाए ना, कोई भी फील्ड में, कोई भी प्रोफेशन में आने के लिए, जब वो खुद, जब अगर एंकरेजमेंट अगर उनको प्रोवाइड किया जाएगा तो वो जरूर तरक्की करेगा महिला लोग, और सम्मान से काम भी कर पाएगा, और साथों साथ सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, और फिर वर्किंग एनवायरनमेंट को काम के लायक रखना। अगर ये सब चीज अगर ठीक ठाक से मेंटेन किया जाए तो हर प्रोफेशन में पुरुषों के साथ साथ महिला लोग भी इक्वल compete कर पाएंगे। अगर वो नहीं माना जाएगा तो महिला लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं वहां पे काम करने के लिए, क्योंकि सिर्फ क्वालिफिकेशन, डिग्री या स्किल देख के तो एक तो कंपनी बोलो या तो कोई फील्ड में बोलो, वो तो काम नहीं करेगा। वो क्या करेगा? उससे भी साथों साथ प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट बहुत एसेंशियल है, जो आज के जमाने में ना बहुत कम दिखाई देता है, बहुत मुश्किल होता है। वहाँ अगर वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक नहीं होने से ना बहुत मुश्किल हो जाता है, खास करके महिला लोगों के लिए काम करने में। तब और प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट ना मिलने की वजह से उनके ऊपर जो मेंटल जो इफेक्ट होता है, जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है ना, वो दिखा नहीं जाता है। इतना भयंकर होता है कि
सोच नहीं पाओगे। तो ये तो गया भुगतान व गैर भुगतान कार्य। ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल चित्र यहाँ पे एक तो दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं फीता उद्योग नरसपुर मारिया महज 1981। यहाँ पे क्या लिखा है, क्या दिया है कि शोषण की व्यवस्था। अब देखो, महिला घर का काम प्लस दिन में 6 से 8 घंटे फीता बनाना पर कमाई कृषि श्रमिक से तुलना में 1/3 से कम। अब देखो, हर महिला लोग देखोगे, खास करके गांव में, रूरल एरिया में देखोगे, महिला लोग वहां पे घर में वो क्या करते हैं, जो जरी बनाना साड़ी में, सलवार में, या तो कोई भी ड्रेसेस में जो जरी का जो बॉर्डर लगाना, वो सब का काम करते हैं ना। वो क्या करते हैं, वो दिन में 6 से 8 घंटा उस काम में तो देता ही है, प्लस साथों साथ घर गृहस्थी का काम भी उनको संभालना पड़ता है। फिर अपना घर गृहस्थी संभाल के फिर वो जरी का वो काम करने जाते हैं, फीता बनाना, रिबन, डिजाइनर रिबन एंड ऑल दिस हम सब लोग ड्रेसेस में देखते हैं ना। तो वो सब बनाते हैं, पर फिर भी वो सब बनाने के बावजूद भी उनका जो इनकम होता है, जो कमाई जो होता है, वो कृषि श्रमिक से तुलना में 1/3 से कम होता है। अब देखो, एक घर में अगर मानो कि तुम्हें एक कपड़ा दिया गया है, एक तो पीस दिया गया है कपड़े का, अब मानो उनमें जरी लगाना है, एम्ब्रॉयडरी करना है, स्टोन, फिर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फैब्रिक बहुत सारा कुछ ऐसे लगाना है, तो तुमने मानो कर दिया। अब काम करने के वक्त ऑब्वियसली सबका एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि उनको उनके काम के तौर पे एक तो फेयर रेम्युनरेशन उनको दिया जाए। सबका एक एक्सपेक्टेशन रहता है। मानो तुमने जो रेम्युनरेशन एक्सपेक्ट किया था, मानो तुमने उनसे कम दिया गया है, तो तब तुमको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? ऑब्वियसली बुरा लगेगा। तब तुमको यही लगेगा ना कि इतने मेहनत करने के बावजूद भी तुमको इतने कम, तुम्हारा कमाई इतना कम हो रहा है। सिर्फ ये, और ये एग्जाम्पल सिर्फ मैं यहाँ पे मैं जो जरी या तो फीता बनाने में नहीं हो है, हर क्षेत्रों में ऐसे है, हर प्रोफेशन में ये ऐसा है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी है कि तुम क्वालिफाइड इनफ हो, मानो कि एक बंदा इनफ वेल क्वालिफाइड है, उनमें उनके पास सब कुछ है, डिग्री है, स्किल्स है, सब कुछ, टैलेंट है, पोटेंशियल है काम करने का, काम भी करते हैं, अपनी मेहनत देता है, एफर्ट तो देता ही है, एफर्ट देता है, सब कुछ करते हैं, पर फिर भी उनके एफर्ट, उनके जो श्रम, उनका कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है। उनके श्रम, उनके एफर्ट, उनके जो टैलेंट, उसके हिसाब से जो रेम्युनरेशन होना चाहिए, क्या करते हैं अक्सर हायर अथॉरिटी लोग, ये मैक्सिमम यहाँ पे हायर अथॉरिटी लोगों का थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन या जो भी बोलो, साजिश तो रहता ही है, जानबूझ के उनको कम रेम्युनरेशन दे दिया जाता है। इतने क्वालिफाइड, अब जिनको, अब एक क्वालिफाइड बंदा अगर जब उनको अपने एफर्ट देने के बाद अगर रिवॉर्ड में उनको कम सैलरी दिया गया, तो क्वाइट नेचुरली बुरा तो लगेगा ही उनको। सेम ये गांव में, रूरल एरिया में, जहाँ पे महिला लोग ऐसे जरी, फीता
फिर फैब्रिक में, कोई भी कपड़े में फैब्रिक डिजाइन करना, एम्ब्रॉयडरी बैठाने का, एम्ब्रॉयडरी का जो सब काम करते हैं, वो काम के लिए उनका जो कमाई होना चाहिए, एक्सपेक्टेड कमाई का एक्सपेक्टेड रेंज जो होना चाहिए, वो कृषि कार्य से बहुत कम होता है। अब जेंडर व जाति की भूमिका क्या बोला गया कि महिलाओं के कार्य का पुरुषत्व की गतिविधि मानकर कम पारिश्रमिक और नियंत्रण किसके पास रहता है? पुरुषों के पास नियंत्रण रहता है। वैश्विक बाजार ने वर्गीय विभेद व पुरुषीकरण बढ़ा दिया गया है। अब महिलाओं के कार्य में पुरुषत्व का ये जो गतिविधि ये मानकर क्या बोला है? पारिश्रमिक को कम किया जाता है और नियंत्रण किसके पास रखा जाता है? पुरुषों के पास नियंत्रण रखा जाता है। और वैश्विक बाजार में ने क्या है कि वर्गीय विभेद व पुरुषीकरण को और ज्यादा ये सब करके बढ़ा दिया है। तो आज के लिए इतना तक ही रखते हैं। न्यू चैप्टर है, एक दिन में अगर हर पॉइंट डिस्कस कर देंगे तो तुम लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आज इतना तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में बाकी पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज का क्लास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और जल्द से जल्द जो लोग अभी भी मेरे चैनल में नहीं ज्वाइन किए हो, जल्द से जल्द यूट्यूब में मेरा चैनल शिक्षा आंगन को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो में तो लाइक जरूर दे देना और कमेंट करके बताना कि आज का क्लास कैसा लगा। टिल देन स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। वेलकम टू द क्लासेस ऑफ शिक्षा आंगन। तो पिछले क्लासेस में BGDG 172 यूनिट 7 हम लोग स्टार्ट किए थे, उसी यूनिट का डिस्कशन आज चलेगा। तो देखते हैं क्या क्या है आज के यूनिट में, कौन कौन सा पॉइंट डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। क्लासेस में जैसे तो पिछले क्लासेस में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, फिर कार्य में जेंडर का कैसा भेदभाव होता है, वो सब बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग देखेंगे भुगतान वाली देखभाल एवं कार्य मापन के मानक। तो चलो देखते क्या क्या मानक है। सबसे पहला मानक है वैश्विक देखभाल श्रृंखला। तो 5.3 करोड़ लोग भुगतान वाले घरेलू काम में जुड़े रहते हैं। 83% महिला, अक्सर शोषण काम, मजदूराई, खराब दशा। तो 5.3 करोड़ लोग भुगतान वाले घरेलू काम में जुड़े रहते हैं। 83% है महिला और अक्सर क्या होता है? शोषण, कम मजदूर, खराब दशा, ये सब नजर में आता है। SNA 1993 UN गैर भुगतान कार्य की कुछ गतिविधियां आर्थिक कार्य माना जाती है, वह राष्ट्रीय लेखा में शामिल है। तो अगर गैर भुगतान कार्य की कुछ गतिविधि है जिसको आर्थिक कार्य मानी जाती है और वो राष्ट्रीय लेखा में भी शामिल है। तीसरी है रोजगार गारंटी कार्यक्रम। अच्छी डिजाइन से गैर भुगतान कार्य कम कर सकते हैं, पर जेंडर संवेदनशीलता जरूरी है, वरना दोहरा बोझ बना रहेगा। तो मानो किसी को क्रिएटिविटी स्किल बहुत अच्छा है, क्रिएटिव कुछ करना पसंद करता है, और क्रिएटिविटी में ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली डिजाइन का बात आ ही जाती है।
तो जिसको मान लो क्रिएटिविटी स्किल बहुत अच्छी है, तो कार्यस्थल पे उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलता है और साथों साथ जिम्मेदारी भी ज्यादा उनको ही सौंप दिया जाता है। मेजर पोर्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको ही मिलता है जिसका स्किल बहुत अच्छा होता है, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, कम्युनिकेशन हो या टेक्निकल स्किल, जो भी स्किल हो। तो सिमिलरली अगर किसी को अच्छी डिजाइन से गैर भुगतान कार्य को कम कर सकते हैं, पर इसमें क्या जरूरी है कि जेंडर सेंसिटिविटी जरूरी है, वरना ये डबल बर्डन, ये दोहरा बोझ बना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। श्रम बल सहभागिता में जेंडर अंतराल। अब श्रम बल सहभागिता में जेंडर कैसे अंतराल होते हैं, अब हम लोग वो देखेंगे। तो इसमें यहाँ पे देखो एक तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अब ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में ये जो परसेंटेज जो शो कर रहे हैं, पहला का परसेंटेज एक तरफ था, पर ये परसेंटेज, इसका मतलब ये नहीं कि परसेंटेज नियर फ्यूचर में जाके एक ही रहेगा, ये थोड़ा 19-20 हो ही सकता है। तो चलो देखते हैं क्या है। भारत की स्थिति क्या बोला गया है कि जीडीपी में महिला योगदान वैश्विक औसत 37% से कहीं कम, विश्व में सबसे कम। अगर भारत की जीडीपी अगर देखा जाए तो क्या नजर में आ रहा है कि महिला का योगदान हर क्षेत्रों में, महिला लोगों का पार्टिसिपेशन वैश्विक औसत 37% से भी कम है, जो विश्व में सबसे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो बहुत कम है। हाँ, ये बात एक तो फैक्ट है कि अभी भी जमाना जितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे जितना भी कुछ महिला लोगों के लिए क्या बोलूं प्रयास सरकार की तरफ से किया जाए, उनके लिए जितना भी मानो कानून बनाया जाए या तो शिक्षा के तौर पे जितना भी सुविधा उनको प्रोवाइड किया जाए, जो भी हो, फिर भी कहीं ना कहीं मेंटालिटी कुछ फैमिली में लड़कियों के बारे में उनका सोच अभी भी पुराने जमाने की तरह ही रह गया है। ऐसे बहुत सारी फैमिली है जो जमाना आगे बढ़ जाने से बावजूद भी, जमाना बदलने के बावजूद भी उनका सोच एकदम पुराना जमाना जैसा रहता है। मतलब आजादी के पहले का जो परिस्थिति भारत में था, महिला, खास करके महिला लोगों का, वो तरीके के सोच अभी भी कुछ फैमिली में अभी भी है, पोजेस करती है ये। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो लोग ना परिवर्तन को, चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और जिन सब लोग कोई नया चेंज को जब एक्सेप्ट नहीं कर पाते ना, वो सब लोग ही, अगर अच्छे से अगर नोटिस करोगे तो देखोगे कि वो लोग ही महिला लोगों के ऊपर ज्यादा रोक टोक करना, उनको ज्यादा रेस्ट्रिक्शन उनके ऊपर डालना, या तो मतलब एकदम पुराने जमाने की तरह ट्रीट करना, वही सब लोग करते हैं ये। जो फिर भी महिला को अभी भी पुरुष प्रधान समाज में अभी भी ये देखोगे कि महिला को अपने अधिकार के लिए, अपने राइट के लिए, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अभी भी बहुत लड़ाई करना पड़ता है। बहुत ही कम महिला के क्षेत्र में होते हैं जो बहुत आसानी से, बहुत क्या बोलूं, बिना कुछ कंपटीशन हो या बिना कुछ बैरियर हो, कोई रुकावट, जो भी बोलो, बहुत ही कम महिलाओं के लिए होते हैं जो
बहुत हैसल फ्री वे में सब कुछ वो हासिल कर लेते हैं। अगर ओवरऑल अगर पिक्चर अगर देखोगे अच्छे से, अगर नोटिस करोगे तो देखोगे कि मैक्सिमम महिला को अभी भी लड़ाई करना पड़ रही है। नेक्स्ट क्या है? एनएसएसओ समान कार्य पर महिलाओं को 30% कम पारिश्रमिक। एनएसएसओ के रिपोर्ट में क्या दिया गया है कि समान कार्य पर महिलाओं को पारिश्रमिक रेम्यूनरेशन के बाद जब आता है तब 30% कम दिया जाता है। अब ये फैक्ट है कि अभी भी देखोगे हर कार्यस्थल पे एक पुरुष एक महिला एक साथ मानो काम कर रहे हैं, तो दोनों का ही क्वालिफिकेशन मानो सेम है, दोनों का एलिजिबिलिटी सेम है, पोटेंशियल सेम है, स्किल्स है, टैलेंट है, सब कुछ है। जब एफर्ट भी सेम लेवल सेम तरीके से एक लड़का एक मर्द जो एफर्ट देते हैं कार्यस्थल पे, एक महिला भी सेम एफर्ट दे रहे हैं कार्यस्थल पे अपने खुद को बेस्ट प्रूफ करने के लिए, खुद को मोस्ट इम्पोर्टेंटली खुद को और इम्प्रूव करने के लिए दोनों ही सेम एफर्ट देते हैं, ये कॉमन है। अब जब एट द एंड ऑफ द डे जब रेम्यूनरेशन का बात आता है तब उनको क्या किया जाता है, जो मर्द है मर्द को ज्यादा सैलरी, ज्यादा बेनिफिट, फिर लीव अलाउंसेस एक्सेट्रा सब कुछ एक मर्द को ज्यादा करके ज्यादा परसेंटेज में, जो परसेंटेज अप्रोक्स जो परसेंटेज एक मर्द के लिए होना चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा दे दिया जाता है। वेयरएज जब एक महिला को क्या किया जाता है, वो जो सेम फैसिलिटी जो महिला डिजर्व करते हैं उनको उससे कम दिया जाता है। उनका जो परसेंटेज ऑफ सीटीसी बोला जाता है आज के जमाने में, सैलरी को, रेम्यूनरेशन तो बहुत कम यूज होता है टर्म, सीटीसी टर्म बहुत ज्यादा यूज होता है। सीटीसी बोलो एज पर खास करके एज पर मार्केट लेवल एक महिला का सैलरी जो होना चाहिए, उनको जो अलाउंसेस मिलना चाहिए, जो परसेंटेज में, जो लीव एंड ऑल दिस फैसिलिटीज जो और जो होता है एक तो वर्किंग फील्ड में, कई गुना कम दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो महिला है, इसीलिए। और महिला और एक बात आप लोग अगर ध्यान से नोटिस करेंगे अपने आसपास तो देखोगे कि महिला लोगों को बहुत इजीली टारगेट कर दिया जाता है, वेयरएज एक मर्द को इजीली टारगेट कोई नहीं कर पाते। मर्द भी टारगेटेड हो जाते इजीली, मर्द को भी कोई कुछ क्षेत्रों में मर्द को भी टारगेट कर दिया जाता है, पर मर्द को उतना आसानी से टारगेट नहीं किया जाता है जितना टारगेट आसानी से महिला को किया जाता है, क्योंकि वही महिला है और उसको बहुत आसानी से, और महिला लोगों का स्वभाव क्या होता है, थोड़ा सॉफ्ट होते हैं, तो और उसके लिए वो और इजीली और टारगेटेड हो जाते हैं। जितना भी समझाओ अपने आसपास के लोगों को, जितना भी समझाओ, जितना भी बोलो, उनके अपने फेवर में वो महिला जितने भी चाहे एविडेंस दे सके या लॉजिक दे सके, कुछ नहीं मानता है, माना ही नहीं जाता है, क्योंकि वो एक महिला है। और एज महिला बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं, तो इसीलिए और ज्यादा आसपास के लोग और उसका फायदा उठा लेते हैं। तो इसीलिए हर क्षेत्रों में, इसीलिए महिला को वर्किंग फील्ड में, सिर्फ वर्किंग फील्ड में नहीं, अदर्स जो सेक्टर है वहां पर भी रेम्यूनरेशन, पारिश्रमिक को लेकर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन अभी भी किया जाता है। नेक्स्ट क्या है?
तृतीयक शिक्षित महिलाओं में से केवल 7% के पास वरिष्ठ पद है। पुरुष 14%। अब ऐसे हमारे से भारत नहीं, ऐसे ओवरऑल कंट्री अगर देखोगे तो शिक्षित महिला में से केवल 7% के पास ही वरिष्ठ पद है। आउट ऑफ 100 अगर मानो, परसेंटेज तो 100 में ही होता है, इट्स नेचुरल। मानो आउट ऑफ 100 कोई भी देश में 7% ऐसे महिला शिक्षित वेल क्वालिफाइड महिला है जिसके पास वरिष्ठ पद है, बहुत ऊंचे पोस्ट, ऊंचे पद है उनके पास। तो क्या ये नहीं लगता है कि ये बहुत कम है परसेंटेज? ये तो परसेंटेज और बढ़ना चाहिए। अब क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं? क्योंकि एक तो है फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। कार्यस्थल पे, घर में, फिर टेक्स्ट बुक में, काम में, जिम्मेदारी देने में, सब क्षेत्रों में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मेंटालिटी, पुराने जमाने का मेंटालिटी। जब तक किसी भी आदमी को, पुराने जमाने की मेंटालिटी से जब तक कोई आदमी निकल नहीं आ पाएंगे तब तक महिलाओं का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जमाना बदलते जाते हैं, चेंजेस आते रहते हैं। अगर चेंजेस नहीं आएगा तो दुनिया क्या हो जाएगा? चल पाएगा? नहीं चल पाएगा, अचल हो जाएगा। तो ये जो दोनों चीजों, दोनों मेन पॉइंट मैंने जो बोली, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, फिर मेंटालिटी चेंज, फिर इन दोनों को अगर मॉडिफाई नहीं किया जाएगा, इन दोनों को अगर चेंज नहीं किया जाएगा तो महिलाओं के लिए आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल होगा। और साथों साथ ये जो परसेंटेज अभी देख रहे हो 7%, ये परसेंटेज इससे ऊपर भी नहीं जा पाएगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली महिलाओं को देखो, ये तो मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक, कंट्रोवर्शियल पॉइंट में तो बोल रही हूँ, पर डोंट टेक इट अदरवाइज। कुछ कुछ क्षेत्रों में महिला को खुद को आगे बढ़ने का इच्छा भी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम महिला होते हैं जो बहुत दिल से बहुत मजबूत होते हैं, ताकतवर होते हैं। अगर देखोगे, आसपास देखोगे, ज्यादातर महिला ऐसे भी है कि लोग क्या बोलेगा, समाज क्या बोलेगा, घर वाले क्या बोलेगा, इसके ये सब सोच के डर के मारे वो पीछे हट जाते हैं। वो आगे बढ़ने का, तरक्की करने का सोच तब वो नहीं ला पाते हैं, तब खुद को रिजर्व करके रख देते हैं। और जब वो खुद को रिजर्व कर लेते हैं, वही का फायदा उठाते हैं आसपास के लोगों। तो महिला को खुद को भी आगे बढ़ने का जो जिल, वो भी रहना चाहिए। फिर कंपनी बॉन्डों में महिलाएं मात्र 5%। कंपनी बॉन्डों में, कंपनी का बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं उसका कुछ बॉन्ड रहते हैं। सर्विस में जब अपना पहला कदम जब रखते कोई भी कंपनी में, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, या कोई भी अदर देन गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एडेड, जो भी हो, कुछ बॉन्ड रहते हैं, तो टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं सर्विस पीरियड के दौरान। तो वो कंपनी बॉन्डों में महिला के योगदान मात्र 5%। बहुत बुरी बात है ये 5%। क्यों? क्योंकि अब जब मानो कि कोई महिला एक कंपनी में मानो कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस में काम में योगदान किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ऐसे तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस तो रहती ही है। और ये ना देखोगे, सॉरी,
कॉन्ट्रैक्ट पेपर में जो टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं ना, मानो कि कोई भी ऐसे बहुत सारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसे रहते हैं ना कि कुछ कुछ हम लोग ओवरलुक कर जाते हैं। एक तो जोश में आके काम मिला है, अच्छा ठीक है, कुछ तो फाइनेंशियल हेल्प होगा फैमिली का, कुछ खुद का हेल्प होगा, थोड़ा एंगेज रह पाएंगे। ये जोश में आके ना क्या होते हैं कि वो लोग बॉन्ड अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, फटाफट साइन करके काम में चले जाते हैं, और मानो कोई कॉन्सिक्वेंसेस हुआ काम के दौरान, तब कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे स्टेट ऐसे लेवल में चले जाते हैं कि मानो कि वो सोच, उनका माइंड सेट कर लिया कि नहीं वो काम नहीं करेंगी, वो जॉब छोड़ देगी। जब वो जॉब छोड़ने जाएंगी तब उनको डराया दिया जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कंडीशन, ये सब टर्म्स, ये बॉन्ड में ये सब लिखा हुआ था, अब सर्विस नहीं छोड़ पाएंगे, अगर सर्विस छोड़ेंगे तो ह्यूज अमाउंट पेनल्टी देना पड़ेगा। ये डर के मारे कंपनी बॉन्ड में ये महिला का योगदान इसीलिए इतना कम है। पर ये तो पहले का था, पहला का ये रेंज दिखा जा रहा है, पर ये थोड़ा 19-20 अभी इन द नियर फ्यूचर ये 19-20 हो ही सकता है। असंगठित क्षेत्र नेक्स्ट देखते हैं। असंगठित क्षेत्र में क्या है, महिलाएं अधिकतर दहाड़ मजदूर या गैर भुगतान पारिवारिक श्रमिक, महिलाओं लोग, अधिकतर महिलाओं लोग क्या है कि दहाड़ मजदूर, उनका घर का काम भी करना पड़ रहा है, बाहर का काम भी करना पड़ रहा है, इसीलिए उनके लिए एक डबल बर्डन हो जा रहा है। या गैर भुगतान पारिवारिक श्रमिक, गैर भुगतान एक पारिवारिक श्रमिक बन जाते हैं। तो इस सब कारण की वजह से श्रम बल सहभागिता में ये अंतराल जो है, खास करके हमारे भारत का जो स्थिति क्या है, इस सब के वजह से ये नजर में आ रहा है, ये सब की वजह से होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। कार्यस्थल में जेंडर भेदभाव, हिंसा व सुवेदता। तो कार्यस्थल में जेंडर का भेदभाव, हिंसा, जेंडर वायलेंस और सुविधा, जैसे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, पिछले कुछ यूनिट में हम लोग थोड़ा करके डिस्कस किए थे क्या क्या जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, किस तरीके से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। जेंडर वायलेंस, किस तरह का जेंडर वायलेंस होता है घर में, बाहर में, कार्यस्थल पे, फिर और आफ्टर मैरिज क्या क्या जेंडर वायलेंसेस होता है महिलाओं के ऊपर, वो भी डिस्कस किया गया था। अब कार्यस्थल में जेंडर भेदभाव कैसा किया जाता है और क्या क्या जेंडर वायलेंसेस होता है वो हम लोग देखेंगे। यौन उत्पीड़न, फर्स्ट पॉइंट, यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरेसमेंट, नियोक्ता, सहकर्मी, ग्राहक, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। यौन उत्पीड़न किससे द्वारा होते हैं, नियोक्ता, रिक्रूटर, नियोक्ता तो है। ऑफिस के देखोगे, कोई भी प्राइवेट ऑफिस के जो हायर अथॉरिटी रहते हैं, मैक्सिमम ज्यादातर सेक्सुअल हैरेसमेंट उन्हीं से ही होता है। और जो लोग ये सब सेक्सुअल हैरेसमेंट महिलाओं के ऊपर करते हैं, वो उन लोग ना साइकोलॉजिकली एकदम स्वस्थ दुरुस्त नहीं होते हैं। और जो लोग साइकोलॉजिकली दुरुस्त नहीं होते हैं ना, उन लोगों के माइंड में ये सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसा सोच आते हैं। ग्राहक, सहकर्मी, इन लोगों से भी जेंडर वायलेंस होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है। अब कैसे होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, दोनों तरह से होता है। और फिर कभी कभी ऐसा भी सेक्सुअल वायलेंस ऐसा भी होता है, भारबली भी
सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है महिलाओं के ऊपर। अब भारवली कैसा, मानो कोई लड़की मानो दिखने में बहुत सुंदर है, गोरा है, एकदम पिक्चर परफेक्ट दिखते हैं। अब ऐसा कुछ भाषा, ऐसे ऐसे भाषा प्रयोग करते हैं। ठीक है, सुंदर है, सुंदरता ईश्वर का दान होते हैं, इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं रहता है। कोई सुंदर होगा, कितना सुंदर होगा, कितना तरह, मतलब क्या क्या होना चाहिए, जो ऊपर वाला जो इंसान को बना के धरती में भेजते हैं वो ही करते। सुंदरता, अपने कुदरत, सब कुछ उनके ऊपर ही, सब उन्हीं का ही दान होते हैं। अब कुछ ऐसे मतलब साइकोलॉजिकली परवर्टेड पर्सन से रहते हैं, कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो सुंदरता को क्या बोलो मजाक बना देते हैं। ऐसे ऐसे कुछ वर्ड, ऐसे ऐसे मतलब इतना गंदी गंदी भाषा यूज करते हैं कोई भी महिला को देख के। सिर्फ ये, और ये सिर्फ कार्यस्थल पे नहीं, रास्ते में भी होते हैं। रास्ते में भी खास करके देखोगे, जब रात हो जाते हैं, बहुत अंधेरा हो जाता है, तब जब कोई महिला जब अपनी कार्यस्थल से जब वो घर आते हैं, तब मानो कि रास्ते में दो ऐसे पागल पागल नहीं, ऐसा कुछ लड़का वहां पे रहता है जो देख के ऐसे उल्टा सीधा शब्द का प्रयोग करते हैं जो एक सेक्सुअल हैरेसमेंट का समान होते हैं। और फिर कार्यस्थल पे, अगर कार्यस्थल की बात करें, तो जब तुम मानो तब ऐसे करके, तब मतलब क्या बोलूं कि ये जो होता है ना गुड टच बैड टच, बचपन में जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है कि क्या गुड टच क्या क्या होता है, क्या बैड टच क्या क्या होता है। टचेस से भी, बुरे तरह के टच करने से भी, टच करना वो भी एक तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट है। कि मानो कि तुम एक दूसरे आदमी के साथ बात कर रहे हो, अब तुम्हारा बातें करने का गेस्चर, तुम्हारा बातें करने का तौर तरीका जैसा होता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पास वाले जो आदमी तुमसे बात कर रहे, तुम्हारे बातें सुन रहे, उसका भी गेस्चर पोस्चर सेम रहेगा, इनका कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारे ऑपोजिट वाले आदमी अगर मानो मेंटली इल हो, तो वो बातें करते करते कब तुमको तब बुरे तरीके से तुमको टच कर देगा, तुम्हारा पर बुरा नजर देगा, तुम जान भी नहीं पाओगे। और खास करके कौन एक महिला को बुरे नजर से देख रहे हैं, कौन उसको बुरे तरह से टच कर रहे हैं, ये सबसे पहले नजर आते महिलाओं को, महिला को ही नजर में आते हैं। और जब उनकी नजर में ये आते तब वो तुरंत, तो कुछ कुछ होते हैं जो प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ होता है डर के मारे प्रोटेस्ट नहीं कर पाते हैं। नौकरियां कम होने पर भर्ती के नाम पर उत्पीड़न आम। अब डर के मारे, जो बोल रही थी अभी, डर के मारे कुछ कुछ औरत चुप हो जाती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलती है, और नौकरी खो देने के डर से नौकरी कम होने पर भर्ती के नाम पर भी उत्पीड़न, और अपने करियर के बारे में, करियर को बारे में सोच के, करियर के खातिर या अपने काम खो देने के डर में वो क्या होता है, अक्सर सेक्सुअल हैरेसमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन भी नहीं करते, प्रोटेस्ट तो दूर की बात। अब नौकरियां कम होने पर भर्ती के नाम पर भी उत्पीड़न, ये भी होता है। ऐसे रिसेंट बहुत सारे घटना मीडिया में आया है, अगर अच्छे से देखोगे, अच्छे से नजर रखोगे, तो तुम लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मानव तस्करी 2007 to 10 में 118 देशों में पहचाने गए शिकारों में
55 to 60% है महिला। यौन शोषण या बंधुता, बधु हत्या, बधुआ मजदूरी के लिए 2007 के 10 के आसपास अगर देखोगे इस टाइम में 118 देशों में पहचाने गए शिकारों में से 55 to 60% है महिला। उनके ऊपर यौन शोषण या बधुआ मजदूरी के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। उनके ऊपर जो यौन शोषण जो होता है, मैं उनमें से 55 to 60% है महिला। तब 2007 से 2010 में ये परसेंटेज था। तो मानो कि अभी 2026 चल रहा है, 2026 में जरूर ये परसेंटेज नहीं रहेगा, ये 19-20 तो होगा। अब अभी इस जमाने में महिलाओं के ऊपर यौन शोषण अब बहुत ही बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। और छोटी छोटी चीजों में महिलाओं के ऊपर यौन शोषण कर दिया जाता है, यौन उत्पीड़न होता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट के शिकार होते हैं। क्यों? क्योंकि वो महिला है। और महिला को ऐसे सोचते हैं, महिला मतलब महिला होने की मात्र कुछ मर्द ऐसे है, सोच ही लेते हैं कि ये महिला है, ये तो आसानी से प्रोटेस्ट नहीं करेगा, तो इनके ऊपर जो चाहे जो मर्जी चाहे कर लो, ये कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अगर ये कुछ बोलेगा इनका बदनाम कर दिया जाएगा, इनको ही मतलब एलिगेशन दिया जाएगा कि ये देखो ये महिला खुद का कैरेक्टर का ठीक नहीं है। तब तो जजमेंट करने के लिए हजारों लोग आ जाएगा। जजमेंट देखोगे, और देखोगे एक बात और अगर अच्छे से नोटिस करोगे तो देखोगे कि जब भी महिला के ऊपर कोई गलती होते है ना, जजमेंट उसको वो गलती का सल्यूशन निकलने के बदले में क्या करते हैं, महिला को जज करने चले आते हैं। और जज करने के लोगों का देखोगे कमी नहीं होगा, आसानी से महिला को जज कर लेते हैं। उनको कैरेक्टर, उनका ड्रेसिंग सेंस, उनका सोच, सब कुछ जज करने के लिए हजारों लोगों, देशों की, दुनिया के कोने कोने का लोग हाजिर हो जाते हैं। तो जिन लोग इतना जजमेंटल होते, खास करके महिलाओं के क्षेत्रों में, तो कोई महिला तरक्की कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किल होगा। और लगातार तो सेक्सुअल हैरेसमेंट, यौन शोषण तो महिलाओं के ऊपर होते ही रहते हैं। ये तो अभी तो और बढ़ गया है, अभी और बढ़ गया है। नेक्स्ट, घरेलू श्रमिक, 18 घंटा काम, कोई छुट्टी नहीं, काम कम, कोई मजदूरी, चिकित्सकीय सहायता नहीं, शारीरिक यौनिक अत्याचार तक। घरेलू श्रमिक खास करके जो लोग होममेकर होते हैं ना, होममेकर लोगों को 24 घंटा, तो जब देखोगे ये अगर कोई सीरीज या तो कुछ अगर फेसबुक, सोशल मीडिया में अगर ऐसे बहुत सारे रील होते हैं जो जहाँ पे दिखाया जाता है कि जो होममेकर होते हैं उनको क्या क्या सहना पड़ता है। 24/7 उनको एक्टिव रहना पड़ता है, 24/7 काम करना पड़ता है एक मजदूरों की तरह, विदाउट एनी सैलरी। मेडिकल फैसिलिटी तो उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है, क्योंकि ये मर्दों लोग ना, कुछ मर्द है ऐसा सोचते हैं कि महिलाओं को मेडिकल फैसिलिटी देने का मतलब है कि महिला उनके सर पे चढ़ जाएगा और वो मेडिकल फैसिलिटी लेके फिर वो काम, घर का कोई काम हम नहीं करेगा और वो सारा दिन बैठे रहेंगे, सोते रहेंगे। ज्यादातर मर्द तो ऐसा ही सोचते हैं। और ये सब नीची सोच जो सब मर्दों लोग पोजेस करते हैं ना, वो मर्दों का कभी कोई भलाई नहीं होती है। 18 घंटा काम, कोई छुट्टी वुट्टी तो नहीं दिया जाता है। ऑफिस में तो भी छुट्टी होता है कुछ स्पेशल ऑकेशन के तौर पे, पर घर के काम के लिए महिला को कोई छुट्टी नहीं दिया जाती है।
मजदूरों की तरह काम करवाया जाती है। सुबह से उठ से बर्तन धोना शुरू करके खाना पकाना, साफ सफाई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे बहुत कुछ करवाया जाता है। कोई मेडिकल फैसिलिटी उनको प्रोवाइड नहीं किया जाता है और साथों साथ शारीरिक और यौनिक अत्याचार भी किया जाता है। अगर मानो कोई भी काम में उल्टा थोड़ा सा इधर उधर हो गया तब तो मर्दों लोगों का कॉमन जो स्वभाव है पिटाई करना, महिलाओं के ऊपर हाथ उठाना, वो चालू हो जाते हैं। पर एक बार भी समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि मर्दों लोग की ये काम करने के लिए महिला खुद का ख्याल रखना भूल जाती है, खुद का केयर करना भूल जाती है, खुद का पैशन, खुद का जो सपना वो कहीं खो देते हैं। तो थोड़ा कॉन्सिडरेट होना चाहिए मर्दों को महिलाओं के ऊपर। जब तक मर्दों लोग महिलाओं के ऊपर कॉन्सिडरेट नहीं होगा तब तक ये चलता ही रहेगा। बीपीओ क्षेत्र, भारतीय बीपीओ का 1/4 महिलाएं पर निचले पायदान तक सीमित, स्वास्थ्य समस्या, असामान्य घंटे, सुरक्षा का भय। अब बीपीओ क्षेत्रों में, बीपीओ में जो लोग काम करते हैं, भारतीय बीपीओ का 1% है महिला, पर निचले पायदान तक ही सीमित है। हेल्थ इश्यूज तो रहता ही है, स्वास्थ्य समस्या, क्योंकि बीपीओ जो कंपनीज होते हैं ना, ज्यादातर देखोगे काम वहां पे नाइट शिफ्ट में होता है, क्योंकि अमेरिका और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे मानो यहाँ पे अभी इंडिया में अभी रात हो गया है, हमारे यहाँ इंडिया में रात है तो वहां पे तब सुबह होता है। इतना टाइम डिफरेंस रहता है, ह्यूज टाइम डिफरेंस रहता है हम लोग इंडिया से अमेरिका और जो भी जितने भी कंट्रीज हैं, ऐसे कुछ कुछ कंट्रीज है। तो वहां पे क्या होता है, टाइम का एक ह्यूज डिफरेंस होने की वजह से तो ज्यादातर यहाँ पे इंडिया में रात में काम करना पड़ता है नाइट शिफ्ट में। और नाइट शिफ्ट में काम करने की वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज नजर में आते हैं, खास करके महिलाओं के लिए हेल्थ इश्यूज होता है, तबीयत खराब हो जाते हैं। असामान्य घंटे, काम का कोई मतलब वर्क आवर्स का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई मतलब क्या बोलूं, कोई एक तो हर कंपनी में एक तो स्टिपुलेटेड वर्किंग आवर रहता है कि सुबह से ये टाइम से लेके शाम के ये टाइम तक ऑफिस खुले रहते हैं, इस टाइम के अंदर काम होता है। अगर कोई इमरजेंसी केसेस में ओवर टाइम अगर करना पड़े तो उनको बता दिया जाता है। तो बीपीओ सेक्टर में तो ये फैसिलिटी तो अवेलेबल नहीं है। और सुरक्षा का भय, मानो किसी को नाइट शिफ्ट में काम में जाना पड़ रहा है, खास करके महिलाओं को। अब नाइट शिफ्ट में काम करने के जाने के लिए एक तो हाँ देखो रास्ते में तो चलना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अवेल करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर खेत क्षेत्र में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल पाना थोड़ा मुश्किल होता है, पर रहता है बहुत कम। तो इसीलिए सिक्योरिटी का एक तो इश्यूज तो आ ही जाती है, क्योंकि अभी का जमाना जो हो गया है ना, रात में खासकर कि महिला को बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर रात में अगर कोई भी जरूरी काम से अगर आपको बाहर निकालना पड़े तो तब आपके ऊपर बुरे नजर डाल देगा, आप जान भी नहीं पाओगे। तो इसीलिए सुरक्षा के डर के लिए इसीलिए ज्यादातर महिला क्या करते हैं कि उतना हिम्मत नहीं जुटाते हैं काम में जाने के लिए। तो ये गया कार्यस्थल में जेंडर का क्या भेदभाव, सेक्सुअल हैरेसमेंट व अश्लीलता, ये है। और इसी के साथ साथ
आज का ये यूनिट का डिस्कशन यहीं पर ही समाप्त होते हैं। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और जो लोग पहले क्लासेस का वीडियो मिस कर गए हैं वो लोग जल्द से जल्द मेरा टेलीग्राम चैनल शिक्षा आंगन में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है शिक्षा आंगन, सेम एक ही नाम पे मेरा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी जल्द से जल्द ज्वाइन कर जाना नोट्स पाने के लिए और क्लासेस के वीडियो देखने के लिए। और आज का क्लास कैसा लगा, एक तो कमेंट जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय।